नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रदेश में 1104 हो चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जयपुर में पिछले 17 घंटे से कोई संक्रमित नहीं मिला। टोंक जोधपुर में 11 मरीज मिले हैं। झुंझुनू कोटा में आज 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीकानेर अजमेर में 1 संक्रमित मरीज मिला है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है जहां पर 1104 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 नए मामले सामने आए हैं और जयपुर में 17 घंटे से कोई भी संक्रमित नहीं मिला है। ये अच्छी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर को लेकर। हालांकि टोंक जोधपुर में 11 मरीज नए मिले हैं। झुंझुनू कोटा में आज 2 मरीज मिले हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर अजमेर में 1 संक्रमित मरीज मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रदेश में 1104 यानी 1104 पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। देश प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार भी कोरोना के मामले को लेकर सतर्क नजर आ रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वर्तमान हालातों पर जानकारी दी और कोरोना काल में बीजेपी की तरफ से बयानबाजी करने को लेकर निशाना साधा है। कोरोना की इस महामारी से, जो कि एक वैश्विक महामारी है, पूरे देश की राज्य सरकारें भारत सरकार के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। किसी राज्य में कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसकी अक्सर से राज्य पालना कर रहे हैं। हम विचारधारा अलग अलग होते हुए भी इस महामारी से एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। पर अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह बयानों की झड़ी लगाई है और जिस तरह से पोलराइजेशन की राजनीति की उनके बयानों से बू आ रही है, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने आज यहां तक कह दिया कि जो 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, यही आंकड़े झूठे हैं। उन चिकित्सा कर्मियों ने जिन्होंने अपनी जान झोंक रखी है, आप स्वयं चिकित्सा मंत्री रहे हो, इस तरह के बयानों से आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो। देश भर में कोरोना के चलते 3 मई तक लॉकडाउन है। गहलोत सरकार ने आम जनता की जरूरतों को देखते हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात की है। 20 अप्रैल के बाद प्रदेश में कोरोना प्रभावित इलाकों को छोड़कर अन्य जगह औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की बात कही है। इसी को लेकर जी मीडिया संवाददाता ने बातचीत की मुख्य सचिव DB गुप्ता से। प्रदेश में कोरोना संकट चल रहा है और अब राहत की बात यह है कि सरकार ने 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने की बात की है। लेकिन ये मॉडिफाइड लॉकडाउन है क्या, इसको हम समझते हैं। हमारे साथ हैं मुख्य सचिव DB गुप्ता, उन्हीं से जानेंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात हो रही है, इसको आम जनता किस तरीके से समझे? कौन कौन से क्षेत्र खोले जाएंगे, किन किन को रोजगार मिलेगा, किस तरह के काम यहाँ पर शुरू हो सकेंगे? क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन जो कि 14 अप्रैल को ही ख़त्म हुआ, तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था इसमें एक तरह का स्थिरपन आया हुआ था। चीज़ें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, आवागमन बंद था, रेवेन्यू के सोर्सेज बंद थे। तो अब ये रखा गया है कि जहां पर कोरोना का प्रकोप नहीं है, कम से कम उन जगहों पर क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को वापस से शुरू किया जाए। उस दिशा में भारत सरकार ने कल एक मॉडिफाइड लॉकडाउन की अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं और उसी के तहत, उसी ओवरऑल गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य सरकार से भी कल रात को इसकी गाइडलाइंस जारी की हैं। अब बात ये आती है कि ये जो मॉडिफाइड गाइडलाइन है, पहली चीज़ तो जो कर्फ्यू एरिया, जो हॉटस्पॉट्स हैं, उन पे लागू नहीं होंगी। उन पे उसी तरह से सख्ती से उसकी पालना कराई जा सकेगी। अन्य क्षेत्र जो कि कर्फ्यू एरिया में नहीं आते, जनरल लॉकडाउन में है, उसमें एक बहुत जो बड़ा फर्क करने की ज़रूरत है। एक तो ये हुआ है कि रूरल एरियाज में कोरोना का अभी तक ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ज़्यादातर जो केसेस आए हैं, अधिकांशतः वो अर्बन एरियाज से, शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं। उसको देखते हुए बहुत सारी ओपनिंग जो की गई है वो रूरल एरियाज के लिए की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में एक तो एग्रीकल्चर पे, क्योंकि रबी की फसल आ गई है, गेहूं, चना, सरसों ये सब तैयार है, तो किसान को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, इसलिए ये ध्यान रखा गया है कि हम उसकी फसल का उचित दाम दिलवाएं। इसलिए मंडियां खोली गई हैं, डायरेक्ट परचेजिंग के लिए भी लाइसेंसेस दिए गए हैं और MSP की परचेज कोटा संभाग में आज से शुरू हो गई है और अन्य संभागों में आज से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है और जल्द ही प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो जाएगा।
तो डीबी गुप्ता साहब को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम पूरी प्लान कर रहे हैं, कि पूरी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं ताकि पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ साथ पूरे राजस्थान को इस संक्रमण से बाहर निकाला जा सके। लेकिन हमारे साथ इस वक्त यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। धारीवाल साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, जिस तरीके से अभी राजस्थान के हालात हैं, अभी जो आंकड़ा आया है 1104 पहुंच चुका है, यानी 1000 को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार मीटिंग की जा रही है, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन हालात अभी नियंत्रण में होते दिखाई नहीं दे रहे। क्या माना जाए कि लॉकडाउन की वजह से और मुख्यमंत्री की इस लगातार मीटिंग्स और तमाम लगातार कदम उठाने के बाद ये आंकड़ा सीमित है, या फिर अभी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है? देखिए, अगर हम राजस्थान को दूसरी स्टेट से की तुलना करें जी, या अपने देश की जो है दूसरे देशों से तुलना करें, तो मैं ये समझ करके चलता हूं कि यहाँ की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, काफी कुछ अच्छा काम किया है। और उसी के वजह से जितनी बढ़ोतरी दूसरे देशों में मिलती है या दूसरे राज्यों में मिलती है, राजस्थान में नहीं मिल पाती। ये जो कुछ हुआ है, एक सुदृढ़ प्रशासन के जरिए जो काम हाथ में लिया गया है, उसके वजह से जो है ये सब कुछ रिजल्ट हमें सामने देखने को मिलता है। ये बात सही है कि राजस्थान के कुछ जिलों में जो है बड़े ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जो हाई स्पोर्ट्स हैं, जिन पे जो है नजर रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और यही वजह है कि स्क्रीनिंग जो की जा रही है, वो घर घर जाकर के जो स्क्रीनिंग की जा रही है, तो उससे पता लग रहा है कि केस पॉजिटिव है। लेकिन वो जो पॉजिटिव केस है, वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के अंतर्गत आता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के अंतर्गत तो इम्यूनिटी टेस्ट की जाती है, ताकि इम्यूनिटी से अगर उसमें पॉजिटिव आ भी गया तो उसकी इम्यूनिटी ऐसी जोरदार है कि वो उसको जो है बेअसर कर देगी, उस वायरस को बेअसर कर देगी। तो ये जो काम हुआ है, हाथ में लिया गया है कि चला करके तलाश की जावे कि कौन लोग जो है वो बीमार हो सकते हैं, कौन लोगों के पास ये वायरस पहुंच गया है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है जो कि राजस्थान की सरकार ने अपने हाथ में लिया है। मुख्यमंत्री जी के आदेशों से, लगातार प्रयासों से ये सब कुछ संभव हो पाया है। यहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर इन चीजों का पड़ा है। पहले ही आर्थिक मंदी थी, और उस आर्थिक मंदी से जो है जो पूरा राजस्थान ही क्या पूरा देश जूझ रहा था। और फिर उसके बाद में फिर ये इतना लंबा जो है पीरियड कोरोना का, ये आपका लॉकडाउन का चले गया, तो उससे काफी कुछ हुआ। लेकिन अब ये जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं, निश्चित मैं मान करके चलता हूँ कि इन रिलैक्सेशन जैसा कि बताया गया कि ये रिलैक्सेशन ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे, और ये रिलैक्सेशन जो है नगरीय क्षेत्रों में आएंगे, तो उससे निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को काफी कुछ राहत मिलेगी। सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, अगला सवाल इसी से जुड़ा है सर। 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन सरकार की केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है 3 मई तक लॉकडाउन के बावजूद इसमें राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने औद्योगिक इकाइयों को 20 अप्रैल के बाद खोलने की घोषणा की है। इसमें क्या प्रावधान रहेंगे, कैसे कोरोना से बचने की उपाय और इंतजाम दोनों तय किए जाएंगे इसमें? देखिए, वो जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने जो है जो अपने प्रोविजंस रखे हैं और जिस तरीके की छूट दी गई है, वो मैं ये समझ करके चलता हूँ कि उस छूट से इस कोरोना के वायरस को फैलने से रोकने में भी मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। जहां तक सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक ये चलेगा, तो जब तक जो है क्या नाम सरकार जागरूक रहेगी और जागरूकता से काम करती रहेगी, तो मैं समझ के चलता हूँ कि आखिरी जीत जो है वो हमारी होगी, हम देशवासियों की होगी, राजस्थान वासियों की होगी। निश्चित तौर पर जो प्रयत्न जितने भी किए जा रहे हैं, लॉकडाउन के जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई, उसको कुछ मॉडिफाइड करके राजस्थान की सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की गई है, मैं मान करके चलता हूं कि उस गाइडलाइन से निश्चित तौर पर जो है कोरोना के वायरस पे भी असर पड़ेगा, बीमार भी ठीक हो पाएंगे और अर्थव्यवस्था को भी जो है मजबूती मिल पाएगी। धारीवाल साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और मंत्री हैं। सर, एक सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि पूरे भारत में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या राजस्थान को लेकर जिक्र किया जाए तो मजदूरों की है। प्रवासी मजदूर जो राजस्थान में आते हैं रोजगार तलाशने, वो कई जगहों पर फंसे हैं।
उन्हें लेकर राजस्थान सरकार बहुत चिंतित है। कल मुख्यमंत्री साहब ने यह कहा भी था कि हम पूरी पॉलिसी बना रहे हैं, पूरा विचार कर रहे हैं कि कैसे इनको आखिर कम से कम भोजन तो मिल सके। ऐसे में मजदूरों को वापस अपने गांव भेजने के लिए क्या राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है? इस संबंध में कोई अब तक चर्चा हुई है? देखिए लॉकडाउन की जो घोषणा हुई तो रात को 8 बजे हुई कि 12 बजे के बाद में ऐसा हो जाएगा, वो एक जल्दबाजी थी। कम से कम 2-3 रोज का भी अगर मौका मिल जाता तो ये माइग्रेंट जो लेबर है ये कम से कम अपने गांवों तक तो पहुंच जाती, अपने अपने मुकाम तक तो पहुंच जाती, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। आज भी यही समस्या है। जैसे मैं कोटा से आता हूं, अब कोटा के 25,000 जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं वो आज भी फंसे हुए हैं। उनको वो सर जहां जिस स्टेट के वो हैं उस स्टेट उनको लेने को तैयार नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है इस प्रकार का जो है ये केंद्र सरकार का रवैया है, और केंद्र सरकार का उनको कम से कम अपनी अपनी जगह पहुंचने के लिए तो इंतजाम करना चाहिए था। खैर हो गया, जो कुछ भी था हो गया। मैं ये मान करके चलता हूँ कि माइग्रेंट लेबर को राजस्थान में जहां जहां पर भी माइग्रेंट लेबर है वहां पर पहले तो पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। हजारों की तादाद में यहाँ की जो है रोडवेज की बसेस के द्वारा उनकी स्टेट में उनकी स्टेट तक जो है उनको पहुंचाया गया। लेकिन जब ये कर्फ्यू लग गया और ये सब कुछ बंद हो गया, उसके बाद में जो लोग यहाँ पर रह गए उनका भी इंतजाम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। भोजन का इंतजाम भी किया जा रहा है। जिन लोगों जो इंडस्ट्रीज की लेबर है उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा गया, उद्योगपतियों से कहा गया है कि भाई कम से कम आप रहने की जगह दीजिए इनको और इनको खाने की जगह दीजिए और खाने के लिए भी जो है इनको उपलब्ध कराइए, भोजन उपलब्ध कराइए तथा उनकी तनख्वाह न कटे। इस बात का एश्योरेंस भी जो है राजस्थान की सरकार ने उनको दिलवाने की कोशिश करी है। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि माइग्रेंट लेबर जहाँ आज है रह गई है वो करीब करीब जो है वो कोई इस प्रकार से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी केस ऐसा नहीं आया जिसमें वो आदमी ये कहे कि साहब जो है मैं तकलीफ में हूँ और मैं बुरी तरह मैं भूखा हूँ और मुझे रहने का नहीं है। आश्रय स्थल जगह जगह खोले गए हैं, क्वारंटाइन के लिए जो है जगह जगगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ली गई हैं, सारा इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए जितना संभव हो सकता था और राजस्थान की सरकार ने किया है और रोकने का प्रयत्न किया है, उसमें काफी कुछ सफल भी रहे हैं। लेकिन कुछ हार्ड स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर ये कब्जे में नहीं आ पा रहा है। अब ये धीरे धीरे, लेकिन वहां पर भी कोशिश ये चल रही है कि किसी प्रकार से ये कब्जे में आए भी हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर की बढ़ोतरी नहीं हो पाई और वो कब्जे में आ चुके हैं। अच्छा, गहलोत साहब ने मतलब सीएम साहब ने काम के बदले अनाज योजना शुरू करने को लेकर पीएम से मांग की थी। आपको क्या लगता है धारीवाल साहब, वर्तमान परिस्थितियों में ये योजना कितनी मुफीद साबित होगी और इससे क्या लाभ होगा? चूंकि पहले ये प्रोसेस चलता था, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि जमीन से जुड़े हैं, हर वर्ग को समझते हैं, ऐसे में दिमाग में क्या बात आई है जिसके आधार पर ये योजना की मांग की गई है और इससे कितना फायदा होगा? तो साफ तौर पर धारीवाल साहब देखिए, एक एक चीज को बकायदा इलेबोरेट करते हुए बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने क्या किया है और किस तरीके से मजदूरों समेत हर वर्ग को तकलीफ ना हो। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तो प्रभावित सबकी हो रही है, लेकिन कम से कम निवाला मिल सके, कम से कम परिवार का खर्चा चल सके, कम से कम वो लोग सफर ना करें, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद किसी को कहीं जाने का मौका नहीं मिला। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि अगर मूव होते ये लोग तो संभावना और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, लेकिन उस संभावना को टटोलते हुए राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। धारीवाल साहब, मुख्यमंत्री साहब ने काम के बदले अनाज योजना की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से जिक्र किया उन्होंने कि भाई अगर इस तरीके की योजना चलाई जाती तो जनता को राहत मिलेगी। कितना बेनिफिट, कितना फायदा और कितनी कारगर ये योजना अगर इसकी परमिशन मिलती है तो हो सकती है इस लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच में? देखिए, राजस्थान ने एक ऐसा राज्य है जिसने कि बाढ़ को भी देखा है, अतिवृष्टि को देखा, अनावृष्टि को देखा और अकाल को देखा। प्राकृतिक आपदाएं जितनी राजस्थान को भुगतनी पड़ी है, मैं समझता हूं कि देश के किसी भी राज्य को इतनी प्राकृतिक आपत्तियां कभी नहीं भुगतनी पड़ी होगी। लेकिन काम के बदले अनाज की स्कीम में
जो 1998 से लेकर के 2003 तक की जो हमारी सरकार थी, उसमें लगातार 4 साल तक जो अकाल पड़ा था, यही एक योजना इस प्रकार की थी कि गरीब व्यक्ति के भी घर में कम से कम भी 8-8, 10-10 कुंटल जो है अनाज पड़ा रहता था। जो काम करवाते थे, काम करवाने के बजाय में जो उसको अनाज देते थे, वो वैल्यूएबल अनाज, उसकी कीमत भी ज्यादा होती थी और वो स्टोर भी किया जा सकता था। पैसा स्टोर नहीं होता है, पैसा गरीब के साथ में आता है तो गरीब फटाफट खर्च कर देता है। लेकिन उस योजना की सफलता के वजह से ही हम अकाल से जो है वो लड़ पाए और अकाल से जो है वो राज्य की जनता को जो है तकलीफ में नहीं आने दिया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे जोर दिया है कि काम के बदले अनाज अगर योजना पूरे देश में लागू की जाती है तो इससे निश्चित तौर पर जो है गरीब तबके का, जो बिल्कुल पिसा हुआ आदमी है, मजदूर टाइप आदमी है, उसको सबसे बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन बार बार इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही कि केंद्र से राज्यों को जो सहयोग मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा। लाख करोड़ के पैकेज की मांग को लेकर सीएम 2 बार पीएम को चिट्ठी लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी भी आर्थिक संकट बरकरार है। राज्य सरकार अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन अगर केंद्र मदद नहीं करेगा तो क्या ये प्रयास जो है वो प्रभावित होंगे? क्योंकि पैसे की जरूरत है इस वक्त सबसे ज्यादा राज्य सरकारों को। मुख्यमंत्री जी बता चुके, मुख्यमंत्री जी ने कई बार पत्र भी लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को, और व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कही कि जितना सरकार को, केंद्रीय सरकार को सहयोग राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा। खास तौर पर राजस्थान में तो सीएसटी का पैसा और जीएसटी का पैसा भी जो बकाया चला रहा है वो भी आज तक नहीं दिया गया। इतना लंबा टाइम हो गया कोरोना के विरुद्ध लड़ते हुए, सिर्फ 1800 समथिंग करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है, उससे वो इनसफिशियंट है। जबकि मांग की गई थी कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो राज्यों को दिया जाना चाहिए। तो जो सहयोग केंद्र सरकार की देती तो है, लेकिन केंद्र सरकार जितनी सक्षम है, जितना सहयोग उसको राज्य सरकार को देना चाहिए था वो राजस्थान को नहीं मिल पा रहा। अच्छा, कई जैसे कोटा लगातार बढ़ता जा रहा है, इधर जोधपुर लगातार बढ़ता जा रहा है, इधर राजस्थान का रामगंज इलाका जयपुर का बढ़ता जा रहा है। इन तीनों हॉटस्पॉट सेंटर को लेकर कोई पॉलिसी अलग से बनाई गई है क्या? देखिए, पॉलिसी सीधी बात यह है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर घर घर जाकर के स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग करते हैं तो कुछ पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं, और अगर स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आएंगे। तो संख्या कहां से बढ़ रही है? ये जो संख्या बढ़ रही है ये स्क्रीनिंग के बाद में बढ़ रही है। एक 2 स्थितियां होती हैं। एक तो ये कि आदमी पॉजिटिव हो गया और वो आखिरी स्थिति में जाकर के अस्पताल पहुंचता है कि साहब मैं बीमार हूं। और एक स्थिति ये होती है कि शुरू में वो पॉजिटिव हुआ है और उसी वक्त अगर उसको पकड़ लिया जाता है या उसका इलाज चालू कर दिया जाता है तो जो है वो उसको ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 98% उसके चांसेस बिल्कुल सही होते हैं। अच्छा, एक जनता से जुड़ा सवाल है, क्योंकि हर घर परिवार का ये मसला है सर। समय कम है इसलिए बीच में टोक रहा हूं, माफ करिएगा। राजस्थान में सरकार ने पानी बिजली के बिलों को, स्कूल की फीसों को 3 महीने के लिए स्थगित किया या एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन जनता मांग कर रही है कि इन फीसों को माफ कर दिया जाए। क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी क्या? देखिए, जितना कुछ संभव हो सकता था सरकार ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। मांगे तो हमेशा उड़ती रहती हैं, लेकिन जो मांग जिसको सरकार बर्दाश्त कर सकती है, जो सरकार जो है दे सकती है और दिलवा सकती है, उतनी ही बात की जा सकती है। अभी तो फिलहाल 3 महीने तक का ये कहा गया है कि 3 महीने के बाद में जो है बिल अदा करें, अभी नहीं करें अदा, क्या समझे। अब ये आगे की बातें हैं जी। ठीक है धारीवाल साहब, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ये तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। साफ तौर पर जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी, और साफ तौर पर आपकी तरफ से, राजस्थान की सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से भी यही अपील है कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार कदम दर कदम आपके साथ खड़ी है, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। आप घबराइए मत। टोल फ्री नंबर बहुत सारे इस वक्त सरकार की तरफ से जारी किए गए, उन पर कॉल करिए, अधिकारियों को बताइए अपनी दिक्कतों का, जो इस वक्त सामना कर रहे हैं सबका समाधान किया जाएगा। लेकिन घरों में जरूर रहिएगा, बाहर निकलते ही संक्रमण का डर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।